हेलो बीपीएससी टीम, वेलकम बैक टू द 30 डेज एग्ज़ाम फोकस सीरीज़। इस सीरीज़ में हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को क्विक और सिंपल तरीके से कवर करने वाले हैं। कल हमने पॉलिटी में प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी डिस्कस किया था। होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू डेज टॉपिक। आज हम पॉलिटी के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, जिनमें फर्स्ट है लोकल गवर्नमेंट। इस टॉपिक में हम तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे। फर्स्ट, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सेकंड, बिहार में पंचायती राज सिस्टम। थर्ड, ग्रामीण विकास में लोकल बॉडीज की भूमिका। सबसे पहले बात करते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 की। इस अमेंडमेंट का मेन पर्पस था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना, ताकि विलेजेस में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रेंथन किया जा सके। इस अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 ऐड किया गया, जिसमें आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक पंचायती राज से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। इस अमेंडमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, ग्राम पंचायत विलेज लेवल, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल। ग्राम सभा को बेस यूनिट माना गया है। ग्राम सभा में विलेज के सभी एडल्ट वोटर्स शामिल होते हैं। पंचायत मेंबर्स का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। पंचायत का टर्म 5 इयर्स का होता है। रिजर्वेशन सिस्टम भी दिया गया है। एससी, एसटी और वीमेन के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं। वीमेन के लिए कम से कम 1/3 रिजर्वेशन मैंडेटरी है। पंचायत को स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रोविज़न भी दिया गया है। इस अमेंडमेंट का मेन गोल था कि डेवलपमेंट प्लानिंग में विलेजेस की पार्टिसिपेशन बढ़े। अब बात करते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 की। जैसे 73rd अमेंडमेंट विलेजेस के लिए था, वैसे ही 74th अमेंडमेंट अर्बन एरियाज के लोकल गवर्नमेंट के लिए लाया गया था। इस अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9A ऐड किया गया, जिसमें आर्टिकल 243P से आर्टिकल 243ZG तक प्रोविजंस दिए गए हैं। अर्बन लोकल बॉडीज के 3 टाइप्स होते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े सिटीज़ के लिए, म्यूनिसिपैलिटी मीडियम टाउन्स के लिए, नगर पंचायत एरियाज जो विलेज से टाउन में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। इस अमेंडमेंट में भी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। नंबर 1, अर्बन लोकल बॉडीज का 5 इयर्स का टेन्योर। नंबर 2, रिजर्वेशन फॉर एससी, एसटी और वीमेन। नंबर 3, स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा इलेक्शंस। नंबर 4, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटीज और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज। इसका मेन एम है अर्बन गवर्नेंस को डेमोक्रेटिक और इफेक्टिव बनाना। अब अगर स्पेसिफिकली बिहार की बात करें, तो बिहार में पंचायती राज सिस्टम बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया है। बिहार में भी 3 टियर पंचायती राज स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। ग्राम पंचायत विलेज लेवल, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल। बिहार की एक खास बात यह है कि यहाँ विमेन के लिए 50% रिजर्वेशन दिया गया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। इसका रिजल्ट ये हुआ कि रूरल गवर्नेंस में विमेन की पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ी है। पंचायत बिहार के कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन, रूरल रोड्स, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ को सपोर्ट करना।
Gram Sabha mandatory meetings at least once every 3 months. Panchayat Sarkar Bhavan, ongoing project for establishing administrative offices in Panchayat. अब बात करते हैं लोकल बॉडीज के रोल इन रूरल डेवलपमेंट की। लोकल गवर्नमेंट्स ग्राउंड लेवल पर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इनके कुछ मेजर रोल्स हैं। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, formulating plans for economic development and social justice at the grassroots level. गवर्नमेंट स्कीम्स इम्प्लीमेंट करना, जैसे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, पहले एमजी नरेगा। पीएम आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसे सैनिटेशन ड्राइव्स। लोकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, विलेजेस में रोड्स, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन जैसे इश्यूज को सॉल्व करना। पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना, ग्राम सभा के थ्रू विलेजर्स डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लोकल प्लानिंग और डेवलपमेंट, पंचायत अपने एरिया के डेवलपमेंट प्लान्स बना सकते हैं। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट्स को डेमोक्रेसी का ग्रास रूट लेवल भी कहा जाता है। अब इन टॉपिक्स से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज ट्राई कीजिए कि इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और देखते हैं कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं। MCQs. Number 1. Which committee recommended a two-tier Panchayati Raj system with Jila Parishad and Mandal Panchayat? Balwant Rai Mehta Committee, GVK Rao Committee, Ashok Mehta Committee, LM Singhvi Committee. Number 2. What was the significant contribution of the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992? Introduction of Nyay Panchayats, formation of Planning Commission, creation of Gram Sabhas only in tribal areas, constitutional status to Panchayati Raj institutions. Number 3. Which state was the first to implement the Panchayati Raj system? Andhra Pradesh, West Bengal, Rajasthan, Tamil Nadu. Number 4. Which article in the Indian Constitution defines the powers, authority and responsibilities of panchayats? 243C, 243G, 243K, 243E. Number 5. Which act gave constitutional status to municipalities in India? 73rd Constitutional Amendment Act, Municipalities Act 1991, Urban Governance Act 1992, 74th Constitutional Amendment Act. Number 6. Which is considered the Magna Carta of local self-government in India? Lord Mayor's Resolution of 1870, Royal Commission Report of 1909, Cantonments Act of 1924, Lord Ripon's Resolution of 1882. Number 7. In which year was the first municipal corporation in India established? 1726, 1688, 1870, 1882. Number 8. Who appoints the municipal commissioner in a municipal corporation? Municipal Council, State Government, State Legislature, President of India. Number 9. The State Election Commission is responsible for conducting Lok Sabha elections, preparing economic plans, conducting municipal elections, auditing state accounts. Number 10. Which article of the Constitution defines the composition of municipalities? Article 243Q, Article 243R, Article 243S, Article 243P. अब बात करते हैं आर्टिकल्स रिलेटेड टू पंचायत्स।
आर्टिकल 243 डेफिनेशंस। आर्टिकल 243 ए ग्राम सभा का गठन। आर्टिकल 243 बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायतों का गठन 3 टियर। आर्टिकल 243 सी कॉम्पोजिशन पंचायतों की संरचना। आर्टिकल 243 डी रिजर्वेशन सीटों का आरक्षण फॉर SC ST वीमेन। आर्टिकल 243 ई ड्यूरेशन पंचायतों की अवधि 5 years। आर्टिकल 243 एफ डिस्क्वालिफिकेशंस सदस्यों के लिए अयोग्यताएं। आर्टिकल 243 जी पावर्स पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां। आर्टिकल 243 एच टैक्सेस पंचायत द्वारा टैक्स लगाने की शक्ति। आर्टिकल 243 आई फाइनेंस कमीशन वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। आर्टिकल 243 जे ऑडिट पंचायतों के खातों का ऑडिट। आर्टिकल 243 के इलेक्शंस पंचायतों के लिए चुनाव, राज्य चुनाव आयोग। आर्टिकल 243 एल यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों को आवेदन। आर्टिकल 243 एम एग्जम्प्टेड एरिया कुछ क्षेत्रों में इस भाग का लागू न होना। आर्टिकल 243 एन एग्जिस्टिंग लॉज विद्यमान कानूनों और पंचायतों का जारी रहना। आर्टिकल 243 ओ कोर्ट्स चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। अब बात करते हैं आर्टिकल्स रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज। आर्टिकल 243 पी डेफिनेशंस परिभाषाएं। नगर पालिका, महानगर क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र आदि को परिभाषित करता है। आर्टिकल 243 क्यू नगर पालिकाओं का गठन, नगर पंचायत ग्रामीण शहरी क्षेत्र, नगर पालिका परिषद छोटे शहरी क्षेत्र और नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्र। आर्टिकल 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना, सदस्यों का चुनाव और नामांकन। आर्टिकल 243 एस वार्ड समितियों का गठन, नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों की स्थापना। आर्टिकल 243 टी सीटों का आरक्षण, SC ST और विमेन के लिए सीटें आरक्षित 1/3 से कम नहीं। आर्टिकल 243 यू नगर पालिकाओं की अवधि 5 वर्ष का कार्यकाल। आर्टिकल 243 वी सदस्यता के लिए अयोग्यता, चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा 21 years। आर्टिकल 243 डब्ल्यू शक्तियों और जिम्मेदारियां 12वीं अनुसूची के तहत कार्य। आर्टिकल 243 एक्स कर लगाने की शक्तियां, नगर पालिका को कर और फंड निर्धारित करने का अधिकार। आर्टिकल 243 वाई राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा। आर्टिकल 243 जेड लेखा परीक्षा, नगर पालिकाओं के खातों का ऑडिट। आर्टिकल 243 जेड ए चुनाव, नगर पालिकाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव। आर्टिकल 243 जेड बी केंद्र शासित प्रदेशों में अनुप्रयोग, प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू। आर्टिकल 243 जेड सी कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं, यह भाग अनुसूचित क्षेत्रों या जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। आर्टिकल 243 जेड डी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। आर्टिकल 243 जेड ई मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। आर्टिकल 243 जेड एफ
मौजूदा कानूनों और नगर पालिकाओं का बने रहना। 74th संशोधन से पहले की संस्थाएं चालू रहेंगी। आर्टिकल 243 ZG चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम मेनली 4 चीज़ें समझेंगे। फर्स्ट, प्रेसिडेंट और गवर्नर की अपॉइंटमेंट। सेकंड, क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161। थर्ड, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213। फोर्थ, गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियाँ, डिस्क्रेशनरी पावर्स। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रेसिडेंट की नियुक्ति, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट की। इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली पब्लिक वोट से नहीं होता, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स यानी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड एमपीज और सभी स्टेट्स के इलेक्टेड एमएलएस शामिल होते हैं। इसके अलावा 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी और पुडुचेरी जैसे यूनियन टेरिटरीज के इलेक्टेड एमएलएस भी इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बन गए हैं। ये प्रोविज़न आर्टिकल 54 में दिया गया है। ध्यान रहे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं। द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन uses the single transferable vote system, ensuring proportional representation. Each voter, MP or MLA, has a fixed value of vote depending on the population they represent, based on the 1971 census. प्रेसिडेंट का टर्म 5 इयर्स का होता है। प्रेसिडेंट को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माना जाता है, जबकि रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती हैं। गवर्नर की नियुक्ति। अब बात करते हैं गवर्नर की। गवर्नर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। गवर्नर किसी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट होता है। गवर्नर का टर्म नॉर्मली 5 इयर्स का होता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर काम करता है। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट चाहे तो गवर्नर को टर्म से पहले भी हटा सकता है। अब बात करते हैं पार्डनिंग पावर्स, क्षमादान की शक्तियाँ। प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को पावर होती है कि वो किसी कन्विक्टेड पर्सन की पनिशमेंट को पार्डन, पूरी तरह से माफ करना, रिप्राइव, टेम्पररी डिले, रिस्पाइट, पनिशमेंट कम करना, रिमिशन, ड्यूरेशन कम करना, और कम्यूटेशन, पनिशमेंट का नेचर चेंज करना कर सकता है। प्रेसिडेंट की ये पावर्स डेथ सेंटेंस केसेस में भी अप्लाई होती हैं। गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स, आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग
गवर्नर की भी पार्डनिंग पावर्स होती हैं और वो उसे यूज़ कर सकता है, लेकिन सिर्फ स्टेट लॉज को या स्टेट लॉज के केसेस में। एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता, लेकिन उसको कम्यूट या रिड्यूस कर सकता है। अब बात करते हैं अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस पावर की। प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है और कोई अर्जेंट सिचुएशन हो, तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ की तरह होता है, लेकिन जब पार्लियामेंट का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है तब 6 वीक्स के अंदर ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना पड़ता है, वरना वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। इसी तरह स्टेट्स में गवर्नर भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में ना हो। इसका प्रोविज़न आर्टिकल 213 में दिया गया है। इस ऑर्डिनेंस को भी लेजिस्लेचर के नेक्स्ट सेशन में अप्रूव करना पड़ता है। अब बात करते हैं गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स यानी विवेकाधीन शक्तियों की। नॉर्मली गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में वो अपनी डिस्क्रिशन से डिसीजन ले सकता है। जैसे जब क्लियर मेजॉरिटी ना हो तब गवर्नर डिसाइड करता है कि किस पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट किया जाए। सेकंड, प्रेसिडेंट्स रूल रिकमेंड करना। थर्ड, स्टेट बिल को प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करना। फोर्थ, कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्टेट्स के गवर्नर को दी हैं। इसीलिए गवर्नर को कभी कभी लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में एक प्रेसिडेंट होगा जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। आर्टिकल 53, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन। इंडिया की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन वो पावर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू यूज़ होती है। आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज करता है। इलेक्टेड एमपीज, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट्स, दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलएज। आर्टिकल 55, मैनर ऑफ इलेक्शन। प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। आर्टिकल 56, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 ईयर्स का होता है। आर्टिकल 57, री इलेक्शन। प्रेसिडेंट दोबारा भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई लिमिट नहीं है। आर्टिकल 58, क्वालिफिकेशन। प्रेसिडेंट बनने के लिए इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, मिनिमम 35 ईयर्स एज, लोकसभा मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आर्टिकल 59, कंडीशंस ऑफ ऑफिस। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो सकता और कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रख सकता। आर्टिकल 60, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन पर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकती हैं।
आर्टिकल 62, इलेक्शन टू फिल वैकेंसी। अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाए तो 6 मंथ्स के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल्स रिलेटेड टू गवर्नर। पार्ट 4, आर्टिकल 153 टू 167। आर्टिकल 153, गवर्नर ऑफ स्टेट। हर स्टेट में एक गवर्नर होगा। एक ही पर्सन 2 स्टेट्स का गवर्नर भी हो सकता है। आर्टिकल 154, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर में वेस्टेड होती है। आर्टिकल 155, अपॉइंटमेंट। गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। आर्टिकल 156, टर्म। गवर्नर का टेन्योर 5 इयर्स का होता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट की प्लेजर पर डिपेंड करता है। आर्टिकल 157, क्वालिफिकेशन। गवर्नर बनने के लिए इंडियन सिटीजन, मिनिमम 35 इयर्स एज होना ज़रूरी है। आर्टिकल 158, कंडीशंस ऑफ ऑफिस। गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो सकता, कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रख सकता। आर्टिकल 159, ओथ। गवर्नर को ओथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। आर्टिकल 160, कंटिजेंसी प्रोविज़न। अगर स्पेशल सिचुएशन हो तो प्रेसिडेंट गवर्नर के फंक्शंस के लिए अरेंजमेंट कर सकता है। आर्टिकल 161, पार्डनिंग पावर। गवर्नर भी पार्डन, रिप्राइव, रिमिशन दे सकता है, लेकिन स्टेट लॉज के केस में। आर्टिकल 162, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर का स्कोप डिफाइन करता है। आर्टिकल 163, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। गवर्नर को चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस देते हैं। आर्टिकल 164, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम एंड मिनिस्टर्स। गवर्नर सीएम अपॉइंट करता है और सीएम की एडवाइस पर मिनिस्टर्स अपॉइंट करता है। आर्टिकल 165, एडवोकेट जनरल। गवर्नर एडवोकेट जनरल को गवर्नर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट अपॉइंट करता है। आर्टिकल 166, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की सभी एग्जीक्यूटिव एक्शंस गवर्नर के नाम पर होते हैं। आर्टिकल 167, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। सीएम की ड्यूटी होती है कि वो गवर्नर को गवर्नमेंट डिसीजंस की इंफॉर्मेशन दे। ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इंडियन पॉलिटी को समझने के लिए भी। सो इसे 2 से 3 बार रिवाइज करें। अब देखते हैं एमसीक्यूज़। आप सभी इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। Which members constitute the electoral college for the presidential election in India? Elected members of both houses of parliament and state legislative councils, all members of parliament and state legislatures, elected members of both houses of parliament and legislative assemblies of states and union territories of Delhi and Puducherry, elected members of Lok Sabha only. Number 2, what is the minimum age required to be eligible for the office of president? 30 years, 40 years, 25 years, 35 years. Number 3, how many electors must subscribe a presidential candidate's nomination as proposers and seconders? 10 proposers and 10 seconders, 25 proposers and 25 seconders, 50 proposers and 50 seconders, 100 proposers and 100 seconders. Number 4,
Which of the following is not a condition of a president's office? Must not be a member of parliament, must not hold an office of profit, use of official residence without rent, salary is decided by the Supreme Court. Number fifth, which of the following can initiate the impeachment process of the president? Only the Lok Sabha, only the Rajya Sabha, either House of Parliament, Supreme Court. Number 6. Which amendment enabled the same person to be appointed as governor of two or more states? 42nd Amendment, 7th Amendment, 44th Amendment, 52nd Amendment. Number 7. Which states require the governor to appoint a tribal welfare minister? Bihar, Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh या झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा. Next, 8. Which article of the Constitution deals with the executive power of the state? Article 153, Article 154, Article 156, Article 157. Number 9. Which authority can the governor consult while appointing district judges? Prime Minister, President, State High Court, Chief Minister. Number 10. Who appoints the Chief Minister of a state? President, Governor, Prime Minister, State Legislature. Next topic, Parliament and State Legislature. पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, इस टॉपिक को हम ब्रीफली समझेंगे. पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर क्या होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बीच डिफरेंस, पार्लियामेंट की कमिटीज, मनी बिल, आर्टिकल 110, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव. तो चलिए देखते हैं. पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. इंडिया एक फेडरल सिस्टम फॉलो करता है, इसलिए यहाँ 2 लेवल पर लॉ मेकिंग बॉडीज होती हैं. पार्लियामेंट सेंटर की लेजिस्लेटिव बॉडी है जो पूरे देश के लिए लॉज बनाती हैं. पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा. स्टेट लेजिस्लेचर. इसी तरह हर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर होती है जो स्टेट के लिए लॉज बनाती है. कुछ स्टेट्स में बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है. बाइकैमरल लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, इसे लोअर हाउस भी कहा जाता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, अपर हाउस भी कहा जाता है. भारत में 6 स्टेट्स में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश. अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यूनिकैमरल एक सदनीय व्यवस्था है. लोकसभा और राज्यसभा में अंतर. अब बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के डिफरेंस की. लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है. इसके मेंबर्स
डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 मेंबर्स तक हो सकती है। इसका टेन्योर 5 इयर्स का होता है। गवर्नमेंट लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। राज्यसभा राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। इसके मेंबर्स इनडायरेक्ट इलेक्शन से चूज होते हैं, यानी स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 मेंबर्स तक हो सकती है। राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जाता। हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में लोकसभा पीपल को रिप्रेजेंट करती है, जबकि राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। पार्लियामेंट की कमेटीज। पार्लियामेंट का काम बहुत बड़ा होता है, इसलिए सभी काम डायरेक्टली हाउस में करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाई जाती हैं। इन कमेटीज का मेन काम होता है नंबर 1 बिल्स को डिटेल में एग्जामिन करना, नंबर 2 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को चेक करना, नंबर 3 पॉलिसीज का रिव्यू करना। कुछ इम्पॉर्टेंट कमेटीज हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को चेक करती है। एस्टिमेट्स कमेटी, गवर्नमेंट स्कीम्स के एस्टिमेट्स को एनालाइज करती है। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के काम को रिव्यू करती हैं। इन कमेटीज की वजह से पार्लियामेंट का काम ज़्यादा इफ़ेक्टिव और डिटेल्ड हो जाता है। अब बात करते हैं मनी बिल की। आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग मनी बिल वो बिल होता है जो टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बोरोइंग ऑफ मनी जैसे फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड होता है। मनी बिल की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है। राज्यसभा इस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, वो सिर्फ सजेशन दे सकती है। अगर राज्यसभा 14 डेज में बिल वापस नहीं करती तो बिल ऑटोमेटिकली पास माना जाता है। सर्टिफिकेशन, Speaker of Lok Sabha has final authority to certify a bill as a money bill. अब बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की, यानी अविश्वास प्रस्ताव की। ये एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है जिसके थ्रू लोकसभा गवर्नमेंट पर अपना ट्रस्ट विड्रॉ कर सकती है। अगर लोकसभा में मेजॉरिटी मेंबर्स नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में वोट कर देते हैं तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है। इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन को गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का इम्पॉर्टेंट टूल माना जाता है। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। इंडिया की पार्लियामेंट 3 पार्ट से मिलकर बनती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। आर्टिकल 80 कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं। 238 मेंबर्स स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से इलेक्टेड, 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस से।
आर्टिकल 81 कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं, अब प्रैक्टिकली 543 इलेक्टेड। 530 स्टेट्स, 20 यूनियन टेरिटरीज। 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स नॉमिनेशन का प्रोविज़न था, अब रिमूव हो चुका है 104th अमेंडमेंट के द्वारा। आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस। राज्यसभा परमानेंट हाउस कभी डिसॉल्व नहीं होता। लोकसभा 5 इयर्स का टेन्योर। आर्टिकल 85 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को समन मीन्स बुलाना, प्रोरेग्यू मीन्स सेशन खत्म करना और लोकसभा डिसॉल्व करना कर सकते हैं। आर्टिकल 87 स्पेशल एड्रेस। हर जनरल इलेक्शन के बाद और साल के फर्स्ट सेशन में प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग को एड्रेस करता है। आर्टिकल 93 स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा अपना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इलेक्ट करती है। आर्टिकल 102 डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल प्रोसीजर्स की। आर्टिकल 105 पावर्स एंड प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट मेंबर्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रिविलेजेस मिलते हैं। आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग। अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच डेडलॉक हो जाए तो जॉइंट सिटिंग होती है। आर्टिकल 110 मनी बिल। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। आर्टिकल 111 एसेंट टू बिल्स। प्रेसिडेंट किसी बिल को एसेंट दे सकता है, वीटो कर सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको बजट भी कहते हैं। आर्टिकल 114 एप्रोप्रिएशन बिल्स। प्रेसिडेंशियल पावर एंड अदर। आर्टिकल 123 powers of president to promulgate ordinances during parliamentary recess. Article 100 voting in houses, power of houses to act notwithstanding vacancies and quorum. अब बात करते हैं MCQs की। Number 1 with reference to finance bill and money bill in the Indian Parliament, consider the following statements. When the Lok Sabha transmits finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. Next, when the Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject bill. It can only make recommendations. In the case of disagreement between the Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but a joint sitting becomes necessary for finance bill. How many of the above statements are correct? Only one, only two, all three, none. Second, which house is not subject to dissolution? Lok Sabha, Rajya Sabha, both A and B, none of the above. Number 3, who elects the representatives of states in the Rajya Sabha? Citizens of the state, governor of the state, members of the state legislative assemblies, President of India. Number 4,
Which committee consists only of Lok Sabha members? Public Accounts Committee, Committee on Public Undertakings, Estimates Committee, Joint Committee on Offices of Profit. Number 5. Who appoints the chairman of the Public Accounts Committee? President of India, Prime Minister, Speaker of Lok Sabha, Chairman of Lok Sabha. Number 6. Which of the following is a key function of departmentally related standing committees? To prepare annual budget for Parliament, to pass appropriation bills, to consider demands for grants of ministries before discussion in Lok Sabha, to oversee judicial proceedings. Number 7. Which of the following states did not have a legislative council in 2019? Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana. Number 8. How many members can be nominated by the governor to a legislative council? One third, one fourth, one sixth, 1/12. Number 9. Which house is a bicameral state? Legislature is a continuing chamber. Legislative Assembly, Legislative Council, both, none. Number 10. What is the minimum strength of a legislative council? 30, 40, 50 or 60? ट्राई कीजिए कि इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और देखते हैं कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं। ये थे हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्कशन about today's topic. I hope this video helped you understanding the concept clearly. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you in the next video with another polity important topic. Thank you.